ओके। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। इसी के साथ ही बच्चों आज के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ओके बच्चों, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता पढ़ने के पहले एक छोटा सा जैसे कहते हैं ना, हमारी समस्या की बात करें तो आपने देखा होगा लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जिक हो जाते हैं वो जब अगर बहुत ज्यादा उनको धूप से एक्सपोजर मिलता है तो बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाता है, या फिर आप बहुत रेयर भले है बट आपको सुनने को मिलता होगा कि इनको स्किन कैंसर हो गया है, जो कि थोड़ा अभी रेयर है हमारे इंडिया में, बट देर आर केसेस। ओके, और उसके बाद भी बहुत सारे कैंसर के केसेस होते हैं। यू नो व्हाट बच्चों, बहुत सारे गुणसूत्र या फिर हमारे जीन में जो तकलीफें आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, और उसके कारण कभी कभी जो म्यूटेशन होता है और कभी कभी उसके कारण हमारे अंदर कोई विकृतियां आ जाती हैं। जैसे कि आपने एक और चैप्टर अभी आगे आएगा जिसमें आप पढ़ोगे कि गुणसूत्रों की जो अदला बदली या उसकी कहते हैं ना, उसकी संख्या में गड़बड़ी के कारण होने वाली विकृतियां, मतलब बीमारियां। तो ऐसे सब केसेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस उसमें इन्वॉल्व हैं, बट एक रीजन ये भी है जो कि हमारा टॉपिक है, रेडियो सक्रियता। इसका मतलब रेडियो धर्मी पदार्थों के अंदर से कुछ ऐसी हानिकारक किरणें निकलती हैं बच्चों, उत्सर्जित होती हैं आई शुड से। तो वो उत्सर्जित किरणों के कारण ये हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे मानवीय जीवन पर पड़ते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ये जो एक हानिकारक सा और बहुत ही हार्मफुल फेनोमेना है साइंस में, क्योंकि साइंस इज नॉट ऑल अबाउट कि आपके लिए जो अच्छी चीजें हैं वो वही बताए। साइंस आपको दोनों चीजों से अवगत कराता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उनसे भी, और जो हमारे लिए हार्मफुल है उनसे भी आपको अवगत कराता है। तो ये एक फेनोमेना है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, ये हमारे लिए हितकारी नहीं है बच्चों। वो है रेडियो सक्रियता, ये फेनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो रेडियो सक्रियता का मतलब क्या है बच्चों? जैसे कि आपको पता है इतने सारे परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं, लगभग 118, और उससे बहुत सारे अभी तत्वों की खोज अभी भी बाकी है और जो कि जारी है। तो इतने सारे तत्वों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, तो आप कह सकते हो कि उच्च परमाणु क्रमांक वाले, जैसे कि आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पे आपको इसकी परिभाषा देखने को मिल रही है। तो उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से अदृश्य, इसका मतलब दे आर जस्ट इनविजिबल, दिखाई नहीं देती है आपको, अदृश्य, अत्यंत भेदक। भेदक इसका मतलब जैसे उसको चीर के जा सकती है तो उसको भेद सकती है, इजीली इट कैन पेनिट्रेट थ्रू एनीथिंग। तो अत्यंत भेदक मतलब टू मच पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट कर सकती है। और उच्च दर्जे वाली, ओके, किरणों के स्वयं प्रेरणा से। स्वयं प्रेरणा इसका मतलब क्या? सेल्फ मोटिवेटेड है, मतलब कि ये इट इज नेचुरली कि अभी हैवी जो मेटल्स है या हैवी एटम्स हैं, जो जिनका परमाणु भार समझ जाओ, जैसे यूरेनियम 235 की बात करें तो 235 परमाणु द्रव्यमान है यूरेनियम का, तो दिस इज क्वाइट हैवी। जैसे सोडियम का 23 है, ओके, तो हमारे क्लोरीन का 35.5 है, तो ये सब क्लोरीन सोडियम के परमाणु भार है। तो इनके जो परमाणु क्रमांक भी अधिक होते हैं और परमाणु द्रव्यमान और कहीं ज्यादा अधिक होता है, तो इनमें से फिर ऑटोमेटिकली निकलेगा, नेचुरली निकलेगा। तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया है, स्वयं प्रेरणा, मतलब खुद से। ओके, तो स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित होने के गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं। ओके बच्चों,
तो अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ओके रेडियो सक्रियता ये कैसा एक गुणधर्म है। इसमें क्या होता है, उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से कैसी प्रकार की किरणें निकलती हैं, अदृश्य, देखी नहीं जा सकती। फिर अत्यंत भेदक, अत्यंत भेदक तथा उच्च दर्जे वाली, स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित, स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित होने के गुणधर्म को ही रेडियो सक्रियता कहते हैं। और बच्चों, जो पदार्थ या वे तत्व जो इस गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं वे कहलाते हैं रेडियो धर्मी पदार्थ। रेडियो धर्मी पदार्थ, तो आपको एग्जाम में दोनों डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क के लिए। या तो रेडियो सक्रियता पूछा जाएगा, तो रेडियो सक्रियता एक गुणधर्म है, फेनोमेना है, जिसको आप ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। और अगर रेडियो धर्मी पदार्थ बोला जाए तो फर्स्ट यू डिफाइन रेडियो सक्रियता, और उसके बाद बोलिए इस गुणधर्म को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ रेडियो सक्रिय या रेडियो धर्मी पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो इनको शो करते हैं जो प्रॉपर्टी, तो डेफिनेटली वे हो गए रेडियो धर्मी पदार्थ जो कि शो कर रहे हैं रेडियो सक्रियता। ओके, अब ये चीज क्या कहीं ना कहीं इसकी खोज की गई होगी बच्चों। ओके, तो इसकी खोज का जो छोटा सा एक प्रोसेस है, उसका पूरा जर्नी है, तो उसमें से कुछ हिस्सा आपके सामने रखा गया है। बताया जा रहा है कि रुदरफोर्ड ने 1899 में रेडियम जैसे, मतलब दो भिन्न प्रकार की किरणें उसमें से उत्सर्जित होती हैं, रेडियम करके एक तत्व है बच्चों, तो उसमें से उन्होंने पाया, मतलब सन 1899 19वीं सदी में, मतलब उन्होंने ये चीज महसूस की, उन्होंने इस चीज को ज्ञात किया कि रेडियम से दो भिन्न प्रकार की किरणें निकलती हैं, और उन्होंने उनको नाम भी दे दिया, अल्फा और बीटा। लेकिन जो तीसरे प्रकार की किरण है जिसको गैमा किरण कहते हैं बच्चों, उसकी खोज वो नहीं कर पाए, तो विलार्ड नामक वैज्ञानिक ने फिर गैमा की खोज की। ओके, तो दोनों ने मिल करके ये प्रैक्टिकल किया, छोटा सा प्रयोग किया, और इसमें क्या क्या एग्जैक्टली हुआ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रयोग है बच्चों, चलिए आके देखते हैं। यहाँ पे मैंने जानबूझ करके लेबलिंग नहीं की है कि जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, और साइमल्टेनियसली आई विल गो फॉर लेबलिंग देम। तो जैसे कि आप ये एक गुटका देख रहे हो, और जैसे कि आप कह सकते हो कि बॉक्स है ये, तो दिस इज अ लेड बॉक्स। लेड मतलब कि शीशे का गुटका, सीसा उसको हिंदी में कहते हैं, सीसा। इट्स नॉट दैट शीशा, मतलब कांच नहीं है, ये सीसा है। तो शीशे का गुटका, इसका मतलब लेड का ही क्यों, क्योंकि लेड एक ऐसा तत्व है बच्चों जो कि अगर उसमें आप रेडियो सक्रिय पदार्थ रखोगे ना, तो उसमें से जो स्वयं प्रेरणा से वही जो किरणें उत्सर्जित होती है ना, वो फैलने नहीं देता, इट जस्ट स्टॉप्ड देयर स्कैटरिंग। तो उसको स्कैटर नहीं होने देता, चारों ओर वातावरण में बिखरने नहीं देता। ओके, तो ये हमने किया शीशे का गुटका। ओके, शीशे का गुटका, ये चीज। ओके, अब उसके अंदर ये जो छोटा सा मैंने देख रहे हो आप, उसको आप ऐसे पेंसिल से हल्का सा ऐसे ऐसे कर देना कि इसमें से कहते हैं ना कि रेडिएशंस आर गेटिंग एमिटेड फ्रॉम दिस, इसमें से रेडियो सक्रियता जिसे आप कहते हैं ना, तो इसमें से किरणें उत्सर्जित हो रही है, वही जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, चलो एक बार फिर से देखते हैं। एक लेड बॉक्स लिया, उसके बीचों बीच कुछ रखने का जहाँ रिक्त स्थान था वहां पे उन्होंने प्लेस किया, और वहां पे उन्होंने रखा रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब उसके सामने बच्चों ये एक रेखा क्षेत्र है, यहाँ पे एक समझ जाइए छोटा सा होल है, एग्जैक्टली इसको कोइंसाइडिंग सेंटर उसका था, और ये जो एक आप कह सकते हो पर्दा जैसा एक था,
और जिसमें से एग्जैक्टली होल कोइंसाइड हो रहा है और उसी पॉइंट पे बस होल किया गया, बाकी जगह नहीं, अगेन टू अवॉइड स्कैटरिंग एंड वी गेट परफेक्ट रिजल्ट। तो उसके लिए हमने फिर ये किया। उसके बाद ये जो रेखा छिद्र है इसमें से फिर ऑब्वियसली वो जो पहले से होल था इसमें से किरणें पास करने को अलाउ किया गया। और इसके आगे ये जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये दो पट्टियां ऊपर और नीचे जो पट्टियां है, ये क्या है, ये विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई किया गया। मतलब कि दोनों साइड से, एक तरफ धनात्मक और दूसरी तरफ ऋण आवेश वाली। तो विद्युतीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, कि देखा गया और उसके सामने क्या रखा गया, एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा गया। फोटोग्राफिक प्लेट को बोलते हैं छाया चित्रण पट्टी। छाया चित्रण पट्टी, जिसे आप कहते हो फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट मतलब क्या, ये एक ऐसा प्लेट है जो कि फोटो सेंसिटिव है, इसका मतलब लाइट सेंसिटिव है। ओके, तो अब उसके बाद अब फाइनली ये प्रयोग होने दिया गया और इसके संपन्न होने के बाद क्या देखा गया कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट था, इस पे 3 पॉइंट्स पे, तीन कहते हैं ना जगहों पे खास करके बहुत सारे होल्स थे। तो वो कौन से 3 जगह वहां पे उसके होल्स थे, तो एक बताया जा रहा है कि बीचों बीच थे, और उसके बाद ऊपर की ओर बट एंगल थोड़ा ज्यादा था, और फिर नीचे की ओर जहाँ एंगल थोड़ा कम था। तो अब क्या इससे कंक्लूजन निकाला गया, वो बहुत काम की चीज है बच्चों, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये है धनात्मक आवेश। इसका मतलब कि जो धन, आपको ये फेनोमेना बहुत अच्छे से पता होगा कि ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो जो विपरीत आवेश वाली किरणें हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या कहते हैं, अट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे की ओर मुड़ती हैं, एक दूसरे की तरफ मुड़ती हैं। ओके, तो कहने का मतलब है धन वाला ऋण वाले की ओर आकर्षित होगा और ऋण वाला धन वाले की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट, हाँ, विपरीत आवेश वाली किरणें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ओके, तो मैं ऐसा अनुमान लगा सकती हूँ कि जो धन आवेश वाली प्लेट या पट्टी की तरफ मुड़ गई, जरूर से वो क्या होंगी, वो ऋण आवेशित होंगी। आपके बुक में तो नहीं लिखा है, बट मैं आपको यहाँ पे वो जरा सा कहते हैं ना जाहिर कर रही हूँ। डोंट राइट दिस इन योर एग्जाम और योर फेयर नोटबुक में, ये मत लिखो, बट अभी फॉर द टाइम बिंग टू मेक इट मोर क्लियर, तो जो धन की तरफ मुड़ गई वो जरूर से ऋण आवेशित होंगी किरणें। तो ऋण आवेशित किरणों को उन्होंने नाम दिया, ओके, रुदरफोर्ड ने उनका नामकरण किया और उन्हें नाम दिया बीटा किरणें। ओके, अब उसके बाद नीचे की तरफ था ऋण आवेशित पट्टी विद्युतीय क्षेत्र में, तो ये जो ऋण की तरफ मुड़ गई, जरूर से ये धन आवेशित होंगी। तो ये जो धन आवेशित किरणें थी उन्हें नाम दिया गया अल्फा किरण, अल्फा किरणें। ओके, और विलार्ड ने बोला कि मिडल में भी बहुत सारे होल हैं, इसका मतलब कोई तो प्रकार की किरण है जो कि ना ही धन आवेशित है ना ही ऋण आवेशित। इसका कैसे पता चला, क्योंकि वो स्ट्रेट उस फोटोग्राफिक फिल्म को भेदते हुए, पेनिट्रेट करते हुए निकल गई, दे पास्ड आउट। तो इसका मतलब जरूर ना ही वो धन की तरफ मुड़ रही हैं ना ही वो ऋण की तरफ मुड़ रही हैं, इसका मतलब जरूर से दे आर चार्जलेस, दे आर चार्जलेस। तो आवेश रहित है, इसका मतलब उनपे कोई आवेश नहीं है। तो आप कह सकते उनका नाम दिया गया गैमा किरणें, गैमा किरणें। तो यहाँ पे उन्होंने फिर ये चीज विलार्ड ने इनका नाम रखा गैमा किरणें। तो यहाँ पे ये प्रयोग संपन्न होता है। और जो हम रेडियो सक्रियता में बात कर रहे थे, उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से अदृश्य
अत्यंत भेदक और उच्च दर्जे वाली किरणें। तो ये किरणें का पता लगाया गया कि ओके, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो ये 3 किरणें का पता लगाया गया, उनको नाम दिया गया अल्फा, बीटा, गैमा। ओके, तो रेडियो सक्रिय पदार्थों में से यही वो हानिकारक किरणें निकलती हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे इस प्रयोग द्वारा आप एक छोटा सा कहते हैं ना कि उनके बारे में एक छोटी सी बात आप जानने को आपको मिल गई कि चलो, अल्फा जो किरणें होती हैं वो धन आवेशित होती हैं, बीटा जो होती है ऋण आवेशित होती हैं, और गैमा जो होती है ना बच्चों, वो आवेश रहित होती हैं। तो ये एक बात तो इस प्रयोग से आपको पता चल गई। इनके बारे में और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, और बहुत सारे गुणधर्म है जो कि एक टेबुलर फॉर्म में हम पढ़ेंगे, और जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अल्फा किरणों की 3 गुणधर्म बताइए, फिर बीटा किरणों या गैमा किरणों के 3 गुणधर्म, या फिर अल्फा बीटा में अंतर स्पष्ट करो, बीटा गैमा में अंतर स्पष्ट करो, या अल्फा किरणें और गैमा में अंतर स्पष्ट करो। तो इसके लिए आपको वो टेबल बहुत जरूरी है। Okay, so with the help of that table, we are going to learn the properties of all these radiations. तो मान लो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लिखते हैं अल्फा के लिए, अल्फा। फिर उसके बाद ओके, बीटा, एंड दिस इज गैमा किरणें। ओके बच्चों, तो अब इसके लिखने का तरीका भी देख लीजिए। अल्फा को हम यू लिखते हैं, ये कुछ ऐसा अल्फा को, एंड बीटा को ऐसे बी तो बनाते हैं, बट यहाँ पे उसका ये जो एक कहते हो ना कि ये जो स्टैंडिंग लाइन है, इसको आप थोड़ा सा और नीचे पुल रखते हो, और गैमा इज समथिंग लाइक दिस। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके बाद हम आते हैं हमारे कहते हैं ना कि एक कंपैरेटिव स्टडी हम करने जा रहे हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गैमा किरणों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों कि उनका स्वरूप कैसा है। तो अल्फा किरणों का जो स्वरूप है वो है हीलियम का नाभिक जो होता है बच्चों, सेम वही है अल्फा किरणें, जिसे आप हीलियम मतलब He2+ भी लिख सकते हो, या 2+ दिखा दो, ऐसे 2+ लिखोगे देन ऑल्सो इट्स द सेम थिंग। तो 2+ दिखाओ या 2 बार धन चिन्ह दिखा दो तो भी वो सेम है। अब जो बीटा किरणें हैं बच्चों, वो है इस प्रकार से, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन को जैसे हम दिखाते हैं ई और उसके ऊपर एक ऋण चार्ज, तो ठीक ऐसा ही हम बीटा किरणों को प्रदर्शित करते हैं। तो उसके ये नोटेशंस है। और ये जो गैमा किरणें हैं बच्चों, इनको गैमा से तो चलो उनका तो वो नोटेशन है ही, बट दे आर ओनली विद्युत चुंबकीय किरणें, जिसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो इनका स्वरूप क्या है, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, विद्युत चुंबकीय किरणें। तो यहाँ पे लिख दीजिए स्वरूप में, गैमा के अंदर विद्युत चुंबकीय किरणें। ओके, विद्युत चुंबकीय किरणें। उसके बाद नेक्स्ट जब हम आएंगे तो इनका द्रव्यमान कैसा होता है बच्चों। तो जो अल्फा किरणें हैं, उनका द्रव्यमान लगभग 4U के बराबर होता है, लगभग 4U, टू बी मोर प्रिसाइज 4.0028 डाल्टन। तो इनका जो द्रव्यमान है वो है 4.0028U। ओके, बट ये जो बीटा किरणें हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा वेटलेस हैं। आप कह सकते हो इनको जीरो ही आप बोल सकते हो, मतलब इनका भी जो द्रव्यमान है वो नगण्य है, न के बराबर है।
मतलब 0.3 टाइम्स 0, इमेजिन। और उसके बाद 548 डाल्टन। ओके। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा गैमा का, तो दे आर चार्जलेस एंड वेटलेस। इसका मतलब द्रव्यमान रहित भी है एंड आवेश रहित भी है। तो उनको तो बिल्कुल भी द्रव्यमान ही नहीं है, तो द्रव्यमान रहित। ओके। अब उसके बाद अब जब तीसरी बात करें, तो तीसरी इज व्हाट की आवेश क्या है। इन पर जो आवेश है, तो वो आवेश क्या है, तो इस पे +2 आवेश है। हाँ, उस पे क्या होता है, -1 आवेश है। और ये जैसे कि मैंने बोला, गैमा किरणें बच्चों ना ही उनपे कोई ना ही उनका कोई द्रव्यमान है और ना ही उनका कोई आवेश है। तो आवेश रहित, आवेश रहित। आवेश रहित। उसके बाद जब आप चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो चौथा पॉइंट इज अबाउट वेग। व्हाट अबाउट देयर स्पीड, मतलब अल्फा, बीटा, गैमा, 3 प्रकार की किरणें हैं। तो तीनों की क्या सेम स्पीड है या किसी की कम और किसी की अधिक है। तो आओ पता करते हैं किसकी स्पीड बहुत अधिक है और किसकी स्पीड जो है वो कम है। तो ये बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा स्पीड बच्चों गैमा किरणों की है। और ये जो प्रकाश का वेग होता है, आपको अच्छे से पता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। मतलब कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ इतना मीटर फास्ट हमारा लाइट जो होता है वो ट्रैवल कर सकता है। तो उसी के तुलना में हम इन लोगों की तुलना करेंगे, तो प्रकाश के वेग का कितना गुना, तो ये 1/5 से 1 लगभग बच्चों कह सकते हो कि आप 1/20 इतना गुना ये होता है। मतलब 3 × 10⁸ मीटर के 1/5 से 1/20 गुना होता है, मतलब थोड़ा कम। हाँ, प्रकाश के वेग। और ये उसके बाद ये वाला है 1/5 से लगभग आप कह सकते हो कि 9/10 गुना। और ये जो गैमा किरणें हैं बच्चों, ये प्रकाश के वेग के बराबर इनका वेग होता है। इसका मतलब गैमा किरणें जो होती हैं, ये सारे प्रकाश के वेग के इतने गुना होते हैं, ये भी इतना गुना होता है, लेकिन ये जो होता है एग्जैक्टली इक्वल होता है। इसका मतलब प्रकाश का वेग के लगभग बराबर ही गैमा किरणों का वेग होता है। तो प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चों बोला जाता है कि भेदन शक्ति। जैसे कि हमारे परिभाषा में भी हमने इसको बोला था अत्यंत भेदन, अत्यंत भेदक। मतलब बहुत अधिक पेनिट्रेटिंग पावर इनका बहुत हाई होता है। अच्छे से ये किसी भी थिन फॉइल को तो छोड़ो, अच्छे खासे 2 mm की मोटाई वाले कहते हैं ना कि प्लेट को ये भेद सकती हैं। तो वो आगे पढ़ते हैं कि वो कौन इसमें से ज्यादा भेदक है और कंपैरेटिवली कौन कम भेदक है। तो बच्चों बहुत ज्यादा भेदक होती हैं गैमा किरणें। अभी तक तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, खास करके अभी वेग, वेग भी गैमा किरणों का ज्यादा है एंड आयनाइजेशन पावर भी इन सॉरी पेनिट्रेटिंग पावर जिसे आप कहते हो भेदन शक्ति, वह भी गैमा किरणों की ही ज्यादा है। तो ऑब्वियसली फिर कम से थोड़ी अधिक और बहुत अधिक। तो अल्फा किरणों की बात करते हैं। बोल रहा है कि अगर 0.02 mm मोटी अगर कोई एल्यूमिनियम की चादर है, तो उसको वो बड़े आसानी से भेज सकता है। तो 0.02 mm थिकनेस वाली इतनी मोटी एल्यूमिनियम की अगर चादर है,
तो उसको भेद सकता है। चादर मतलब आप कह सकते हो कि उसका प्लेट, उसका एल्यूमिनियम की कोई इतना मोटा उसका परत है, पतरा है, तो उसको भेद सकता है। इसका मतलब इन शॉर्ट इसकी थोड़ी कम है, और इसकी जो है क्या कह सकते हैं कि थोड़ी उच्च है, इसकी उच्च है, और इसकी अत्यंत उच्च, अत्यंत उच्च या फिर अत्याधिक या सर्वाधिक, ऐसा भी आप कह सकते हो। मतलब अगर कंपैरेटिव मैं करूँ तो कंपैरिजन, अब जैसे कि ये मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो इसकी 100 गुना अधिक है। मतलब अगर ये 0.02 mm की प्लेट को भेद सकता है, तो ये 2 mm मोटी प्लेट को भेद सकता है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि 100 गुना अधिक। अल्फा किरणों की जो भेदन शक्ति है, उनकी तुलना में बीटा किरणों की भेदन शक्ति 100 गुना अधिक है। वो 0.02 mm की प्लेट को ही बस पेनिट्रेट कर सकता है, उसके आर पार जा सकता है, तो ये 2 mm की प्लेट को भी भेद सकता है। तो अब आओ बात करते हैं कि अल्फा किरणों के कंपैरिजन में ये कितना कर सकता है, गैमा किरणें। तो बच्चों ये 10,000 गुना अधिक है, अल्फा किरणों की तुलना में ये 10,000 गुना अधिक इसकी भेदन शक्ति है। इसका मतलब अगर अच्छा खासा मतलब 20 क्या 200 mm की भी अगर पाइप हो, 200 mm की अगर कोई आप कह सकते हो कि प्लेट है, तो ये उसको बड़ी आसानी से भेद सकता है। 200 mm मतलब अच्छा खासा हमारा सेंटीमीटर्स में गिनती आ सकती है, लाइक 15 सेंटीमीटर तक की अगर प्लेट दे दो, तो ये उतने मोटा 15 सेंटीमीटर, इमेजिन बच्चों आपका वो जो छोटी स्केल दैट यू यूज, उतनी मोटा अगर कोई प्लेट है तो भी उसमें से गैमा किरणें आर पार जा सकती हैं। तो हम इस तरीके से पेनिट्रेटिंग पावर को छोटे में सिंपल में एक्सप्लेन करें तो अल्फा किरणों की जो भेदन शक्ति होती है वो थोड़ी कम है इन दोनों की अपेक्षा। बीटा किरणों की अल्फा किरणों की तुलना 100 गुना अधिक है, और गैमा किरणों की अल्फा किरणों की अपेक्षा 10,000 गुना अधिक भेदन शक्ति है। ओके, अब उसके बाद आते हैं आयनीकरण शक्ति। आयनीकरण, तो आयनीकरण शक्ति जो होती है वो किसकी सबसे ज्यादा अधिक है? तो बच्चों आयनीकरण शक्ति सबसे ज्यादा अधिक अल्फा किरणों की है, जिसे आप कहते हो अति उच्च। अति उच्च के बाद इनका जो है ये थोड़ी कम है। बीटा किरणों की आयनाइजेशन पावर जो है वो है कम, और नेक्स्ट वालों की है मतलब गैमा किरणों की आयनाइजेशन पावर अत्यंत कम है। अब ये आयनाइजेशन पावर क्या है? आयनाइजेशन पावर क्या है बच्चों? तो आयनाइजेशन की मैं एक बात बोलूं, तो जैसे अब ये हमारा सोडियम है, ये एक तत्व है। अब इसका आयनाइजेशन करना, इसका मतलब इसमें से आपने जब किरणें पास की तो इसका आयनीकरण हो गया। ये देखो Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये हो गया सोडियम आयन की निर्मिति। सोडियम से बना सोडियम आयन, तो हमने किया क्या, इसका आयनीकरण कर दिया। तो ये वाली क्षमता तीनों में पाई जाती है, वो जिसमें से गुजरेंगी उसका आयनीकरण, मतलब कोई विलयन में से अगर वो गुजरती हैं तो उसका आयनीकरण कर देंगी, मतलब उसके आयन्स निर्मित कर देंगी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है, ये तीनों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट अल्फा किरणों में ये सबसे ज्यादा है, उनकी अपेक्षा बीटा किरणों में थोड़ी कम है, और गैमा किरणों में सबसे कम है। ओके, अब उसके बाद सबसे लास्ट, स्फुरदीप्ति निर्माण करने की शक्ति। तो बच्चों आप लोग ने स्फुरदीप्ति जो है वो आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे रेडियम कलर्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो रेडियम एक ऐसा है जो कि बहुत चमकता है। ओके, आप देखोगे तो आजकल बाजार में बहुत सारे ऐसे कलर के लाइटिंग्स हैं, बॉल्स ऐसे आते हैं जो कि आप अंधेरे में, इवन आप शूज भी लो तो जो रनिंग शूज होते हैं उसमें भी खास करके रेडियम कलर, जिसे आप नियॉन कलर भी बोलते हो, तो ये सारे कलर जो होते हैं जो कि बहुत कम लाइट में वो ग्लो करते हैं।
तो दैट इज नथिंग बट स्फुरदीप्ति फिनोमेना। ये एक गुणधर्म है स्फुरदीप्ति निर्माण करने का, मतलब सेल्फ लाइटनिंग, अपने आप उनके खुद के अंदर लाइट है। ओके, तो वो ग्लो करते हैं और ये दे लाइट अप। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो गुणधर्म है, वो किन में ज्यादा पाया जाता है? तो सेम, इनमें अति उच्च पाया जाता है, जो सात्विक की बात कर रहे हैं, इनमें अति उच्च पाया जाता है, इसमें कम पाया जाता है, और इसमें एकदम से कम पाया जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अल्फा किरणों में स्फुरदीप्ति निर्माण करने की जो शक्ति है, जो पावर है, तो वो सबसे अधिक इसमें पाया जाता है अल्फा में, और गैमा किरणों में सबसे कम पाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों बहुत सक्सेसफुली हम अल्फा, बीटा तथा गैमा किरणों के गुणधर्म से अवगत हो गए हैं। अब उसके बाद आते हैं इनके दुष्परिणाम से, जिसकी मैं आपको शुरुआत में ही बात कर रही थी कि ये जो रेडियो सक्रियता, ये जो गुणधर्म है, ये हमारे लिए हितकारी नहीं है, दैट इज इट इज वेरी मच डेंजरस इवन। तो किन किन क्षेत्रों में और किन किन लेवल तक ये हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं? तो सबसे पहला बताया जा रहा है कि ये जो रेडियो सक्रिय किरणें हैं, इनके कारण हमारा सीएनएस को हानि पहुंचती है। अब सीएनएस, इसका मतलब हमारा जो मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र है, जिसमें हमारा ब्रेन पाया जाता है, हमारे सीएनएस में ही मस्तिष्क पाया जाता है बच्चों। तो इन अ वे आई वांट टू से कि ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, ये हमारे मस्तिष्क को भी हानि पहुंचा सकती हैं, इतनी ज्यादा ये हार्मफुल और हानिकारक किरणें हैं ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप पढ़ते हो कि ये जो शरीर के डीएनए होता है, और शरीर के डीएनए पर भी इनका प्रभाव होता है। डीएनए जिसे आप कहते हो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए पर भी को भी ये अफेक्ट करती है, उनको भी प्रभावित करती हैं। और अगर कहीं ना कहीं अगर ये हमारे डीएनए पर असर डाल दी, तो आगे जा करके होने वाली संतान में भी आनुवांशिक दोष निकल सकते हैं, पाए जाएंगे उनके अंदर। तो वो कहते हैं आनुवांशिक दोष का कारण भी ये हानिकारक किरणें हो सकती हैं। आनुवांशिकता आपको पता है कि जो वंशानुगत कहते हैं ना, कैरी होता रहता है, आप अपने पूर्वजों से, पिछली पीढ़ी से आप उसको विरासत में पा गए हो। तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, अगर आप जाते हो तो सामने वाला हिस्ट्री पूछता है कि फैमिली में किसी को, दादा दादी नाना नानी किसी को भी है क्या आपके डायबिटीज, तो ये वी कैरीड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। ओके, देन नेक्स्ट बच्चों, जो रेडियो सक्रिय किरणें हैं, वो हमारी त्वचा पे, जो हमारे स्किन है, उसको भी भेद कर अंदर जा सकती हैं। जैसे कि आपको पता है दे आर वेरी हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बड़ी आसानी से भेद सकती हैं एक लेयर को। तो उसी तरीके से हमारे स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसके कारण बहुत सारी कहते हैं ना बीमारियां जो स्किन रिलेटेड है वो भी हो सकती हैं, जैसे कि कर्क रोग है। ओके, तो कैंसर हो सकता है। एट द सेम टाइम बोल रहा है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बच्चों पता है क्या है? ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर विच इज ब्लड कैंसर। तो सोचिए, रेडियोधर्मी पदार्थ और उनके अंदर से जो किरणें निकल रही हैं, उनके कारण किसी को ल्यूकेमिया तक हो सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है कि विस्फोट से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे विस्फोटकों में भी पाया जाता है रेडियो सक्रिय प्रदूषक, और उस वो वहां से हवा द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और इसीलिए फिर वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो जो विस्फोटक, जैसे हम बोलते हैं कि विस्फोटक इस्तेमाल करने से भी बहुत सारा प्रदूषण होता है, तो एक उसमें से काइंड है रेडियोधर्मी प्रदूषक, और जो कि बड़ी आसानी से हवा से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है और हमें हानि पहुंचा सकता है। उसके बाद ऐसे ही ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है
और इनके जो हानिकारक दुष्प्रभाव है ये सिर्फ बच्चों मनुष्य जाति तक नहीं सीमित है, ये जल जीव को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। किस प्रकार पहुंचाते हैं? बोल रहा है कि जैसे समुद्र में अगर इनका कहते हैं ना कि बहाव कर दिया गया, कि चलो इनको समुद्र में बहा दिया गया, तो वहां पे भी ये अपने कहते हैं ना कि बैड इफेक्ट्स वहां पे भी दर्शाते हैं। बोल रहा है कि मछलियों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसके द्वारा उन मछलियों को हम ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा अगेन मानव को भी फिर ये हानि पहुंचाते हैं, मछलियों की भी मृत्यु हो सकती है। अब उसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये जो घड़ी पर लगाए बहुत सारे, देखो उनकी वॉच जो होती है वो जो होती है अंधेरे में भी वो ग्लो करती है और फिर कहते हैं ना कि लाइट अप हो जाती है। तो अंधेरे में वो जो लाइटनिंग ऑफ वॉच वो आप देखे रहोगे, जो अंधेरे में भी चमकती हैं, उन जिनमें से प्रकाश अपने आप निर्मित होता है। तो उस ऐसे जो वॉचेस होते हैं दे आर ऑल्सो, दे शुड बी बैंड एक्चुअली। तो उनमें भी रेडियो सक्रिय रंग द्रव्य होता है, मतलब डायरेक्टली पदार्थ नहीं होता है बट वो रंग द्रव्य होता है, और जिसके कारण भी हमें कर्क रोग होने की संभावना होती है। तो इस तरीके की वॉचेस आप भी आगे फ्यूचर में कभी नहीं लीजिएगा। ओके, तो उसके बाद स्किन कैंसर वगैरह भी उससे हो जाता है। और उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जैसे कि स्ट्रोंशियम 90 है। ये जो रेडियो सक्रिय है, ये जो होता है बच्चों, ये अस्थियों का कैंसर और ल्यूकेमिया ऐसे जैसे कहते हैं ना कि खतरनाक बीमारियां निर्मित करता है। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। तो आज हमने पढ़ा रेडियो सक्रियता और रेडियो धर्मी पदार्थ। उसके बाद हमने एक छोटा सा प्रयोग देखा, जो कि रुदरफोर्ड और विलार्ड ने मिलकर के एक छोटा सा प्रयोग दिया था। तो वो हमने देखा और उसके जो कहते हैं ना कि उसके जो एनालिसिस उसका किया हमने, कि उससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। तो उस तरीके से हमने उसके बाद अल्फा, बीटा और गामा किरणों का हमने क्या किया, उनके गुणधर्मों को पढ़ा, एक कंपैरेटिव उनकी स्टडी की, तुलनात्मक उनका पढ़ाई किया हमने। उसके बाद हमने पढ़ा रेडियो सक्रिय पदार्थों के दुष्प्रभाव। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आप में से किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, so you can ask your doubts one by one. Yeah, Sumit. गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बेटा, बोलो। रेडियो सक्रियता का क्या अर्थ है? रेडियो सक्रियता बच्चों, जो उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं उसमें से अदृश्य, अत्यंत भेदक और उच्च दर्जे वाली किरणों की स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित होने के गुणधर्म को ही रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि हैवी एटम्स, ऐसा पाया गया है कि उसमें से अपने आप कुछ किरणें निकलती हैं जो कि अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती। और उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो बहुत हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, अत्यंत भेदक होती हैं, एट द सेम टाइम सेल्फ मोटिवेटेड होती हैं, हाई क्वालिटी रेज होती हैं, और जो हम पे हमारे लिए हानिकारक होती है। तो ये जो गुणधर्म है ये कहलाता है रेडियो सक्रियता। ओके सुमित, या नेक्स्ट। थैंक यू मैडम। या नेक्स्ट, नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? ओके, तो बच्चों मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए धन्यवाद। आई एम एंडिंग माय लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच। टेक केयर बच्चों।